सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और मेरे इंग्लिश के अंदर 100 आउट ऑफ 100 आए हुए हैं। तो बीइंग ए टॉपर, बीइंग ए सीनियर, आज मैं आपको जो जो चीजें बताने वाला हूं, अगर आप वो सिर्फ और सिर्फ जितनी मैं चीजें बताऊंगा अगर आप उतना भी फॉलो कर लेते हो, और आपको देखो यार, पहले तो कसम खानी पड़ेगी कि भाई गौरव भैया जितने चीज बताएंगे हम वो फॉलो करेंगे। अगर तुम कसम खा रहे हो मेरे कहने पे कि भाई जो जो चीज मैं बताऊंगा एग्जैक्ट अगर आप वैसे फॉलो करोगे तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत अच्छा का मतलब कितना होता है कि 80 to 90% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, देखो यार, जो इंग्लिश है ना वो एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें ना तो आपको कोई फॉर्मूले रटने हैं, ना ही इसके अंदर आपको कोई कंसेप्ट समझना है कि भाई ये चीज हुई तो क्यों हुई, जैसे साइंस में होता है ना, वो सब करना ही नहीं है। इसके अंदर जस्ट आपको लिटरेचर है, लिटरेचर की स्टोरी समझो बस। ठीक है, राइटिंग है, राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि भाई लेटर को किस तरीके से लिखते हैं बस। आपका अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करोगे वो भी मोर देन एनफ है। बस हो गया इंग्लिश खत्म। तो बस ये देखो कितना बेसिक चीजें है। अगर आप इसको बेसिकली लेके चलोगे ना, चीजों को बहुत सिंपल रखोगे ना, तो आप इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना पूरा एक रोड मैप बताने वाला हूं कि इन आखिरी 2 दिन के अंदर हम इंग्लिश के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको हम फॉलो करें ताकि हमारा एक बहुत अच्छा स्कोर यानी कि 80 to 90 हम इजीली स्कोर कर सके। इंग्लिश के अंदर यार मानो या ना मानो, बट इंग्लिश के अंदर है ना मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी है। देखो यार, इंग्लिश के अंदर मैं राइटिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है ना उसके ऊपर आपकी राइटिंग का बहुत फर्क पड़ता है, और खासकर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के अंदर राइटिंग बहुत मैटर करती है। एक बार को आपका मैथ के अंदर या साइंस या एसएस के अंदर आपकी राइटिंग थोड़ी सी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, लेकिन इंग्लिश के अंदर अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है तो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि वो खुद एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि अपनी जो राइटिंग है उसको अच्छी रखना पेपर के अंदर। और यार प्लीज अपने दिमाग से ना एक बार को ये निकाल दो कि भाई कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, एंड टाइम पे भी मिरेकल डू हैपन। ठीक है, मिरेकल्स होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कितना मतलब मेहनत करना चाहते हो। अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है तो डेफिनेटली आप इन 2 दिन का बहुत अच्छा यूज करके बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। तो अब मैं आपको ना पूरा एक रोड मैप बताने वाला हूं, तो प्लीज अपना कान नाक आंख मुंह जो मतलब जो चीज है ना सारी खोल के ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोल रहा हूं और कैसे कैसे चीजों को हमें एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि तुम वीडियो देख के चले जाओगे, ठीक है, इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देखने लग जाओगे, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप कसम खा लो कि भाई मैं जो चीज बताने वाला हूं वो आपको करनी है, जैसे मैं बताने वाला हूं वैसे करनी है। तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कितने बच्चे मेरा जो रोड मैप है वो फॉलो कर रहे हैं? आप लाइक कर दो। ठीक है, आप लाइक कर रहे हो ना, इससे मेरे को पता चल जाएगा कि भाई इतने सारे बच्चे हैं जो इस रोड मैप को फॉलो करने वाले। वो जो नंबर है ना, वो जो नंबर दिखेगा 5000 बच्चे, 6000 बच्चों ने लाइक कर रखा है, तो मेरे को पता चलेगा, मेरे को मोटिवेशन आएगा कि भाई हाँ इतने सारे बच्चे जो है लाइक कर रहे हैं। और आपको भी मोटिवेशन आएगा क्योंकि आप अकेले नहीं हो। अगर वहां पे 5000 लाइक है ना और आप 5001वें लाइक हो, तो आपको ये फील होगा कि भाई इस दुनिया में मैं अकेला नहीं हूं जो मैं इस सेम सिचुएशन से गुजर रहा हूं। आपके जैसे बहुत लोग हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्टार्टिंग में मैं आपको ना उस सेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि आपका बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग है और लो एफर्ट है, मतलब आप कम मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। वो है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर जस्ट आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। मोर द लेस जितने भी जैसे लेटर हैं, 2-3 लेटर करोगे आपको सारे लेटर की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हर लेटर आपका सेम होता है, आपको लेटर रटना नहीं पड़ता। ठीक है, बेसिकली आपको फॉर्मेट समझना होता है कि लेटर लिखते कैसे हैं। बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो राइटिंग सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट एक बार समझ लिया कि पहले एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है। जैसे लेटर है, लेटर का स्टार्टिंग और एंडिंग आपको पता होना चाहिए। बीच की जो चीज होती है वो ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपका फॉर्मेट पहले चेक करता है। अगर आपके फॉर्मेट में गलती है ना, फिर आपका मार्क्स तो गए। अगर फॉर्मेट में गलती नहीं है और ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है लेटर के अंदर, तो वो एक बार इग्नोर कर सकता है एग्जामिनर, लेकिन फॉर्मेट की गलती वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेगा। तो फॉर्मेट तो आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डेली आपको हर सेक्शन के 2-2 एग्जांपल करने हैं। जैसे मान लो आपका नोटिस राइटिंग आ रहा है, तो डेली आप 2-2 नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इतनी मोर देन इनफ है। ठीक है, एक दिन में 2 लेटर राइटिंग बहुत होते हैं और आपका ज्यादा टाइम भी नहीं जा रहा। लेकिन आपको ना चीटिंग नहीं करनी है। अगर आप लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिना कहीं देखे अपने दिमाग से आपको लिखना है। क्लियर, समझ में आया? फॉर्मेट रट के चले जाना, और जो प्रैक्टिस है वो आपको क्या करनी है, डेली 2-2 लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसके आगे शॉर्ट सेंटेंस, इसका मतलब क्या है कि देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। हर राइटिंग सेक्शन की एक वर्ड लिमिट होती है। ठीक है, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। अगर आप वर्ड लिमिट एक्सीड करते हो तो भी आपका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। आप ये सोचते हो कि यार मैं रामायण लिख दूंगा, रामायण नहीं लिखनी होती भाई। उसके अंदर पूरा दुनिया भर की कहानी लिखोगे, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, टाइम वेस्ट। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे हैं ना राइटिंग सेक्शन के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं।
उनको पता नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि यार ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मैं अपने जी भर की सारी चीजें कहानियां लिख दूंगा दुनिया भर की और मेरे को अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं, जो वर्ड लिमिट है ना वो इसीलिए लगाई गई है क्योंकि ना तुम्हारे पास इतना फालतू का टाइम है कि तुम सारी कहानी लिख रहे हो, ना एग्जामिनर के पास इतना टाइम है कि वो तुम्हारी कहानी बैठ के पढ़ेगा। एग्जामिनर का जो पेन है ना ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, सिर्फ 0.1 सेकंड का उसके दिमाग में जाएगा कि ऐसे उसको पेन करना है, ऐसे करना है। तो एग्जामिनर तुम्हें बेवकूफ समझता है, तुम एग्जामिनर को बेवकूफ समझो। अगर उस देखो तुम्हारा जो फॉर एग्जाम्पल वो लेटर चेक कर रहा है तो सिंपल वो 5 सेकंड लगाएगा लेटर चेक करने में, वो इतना फालतू का टाइम है ही नहीं उसको भाई आंसर शीट चेक करने के पैसे मिलते हैं, वो कितने बढ़िया तरीके से चेक कर रहा है उसके पैसे नहीं मिलते। कितनी आंसर शीट आज उसने चेक की है, पर आंसर शीट उसको पैसे मिलते हैं। मान लो तुम्हें पर आंसर शीट अगर पैसे मिले तो तुम क्या ये सोचोगे कि मैं आंसर शीट बढ़िया चेक करूं, या ये सोचोगे कि भाई मैं आज 500 आंसर शीट चेक करूंगा ताकि मेरे पैसे ज्यादा बनेंगे, तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, क्लियर, और फॉर्मेट में गलती नहीं होने देनी है। इसके बाद आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करना है, चाहे लेटर हो, चाहे ऐसे हो, चाहे नोट, कुछ भी हो। जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको लगता है कि यार ये तो हाईलाइट होनी चाहिए, सिंपल अंडरलाइन करो। ठीक है, अंडरलाइन करना है। क्यों करना है? क्योंकि यार मैंने बताया ना 5 सेकंड लेता है बस वो चेक करने में। लेटर चेक कर रहा है 5 सेकंड लेगा, 5 सेकंड में से 2 सेकंड तो उसके आपका स्टार्टिंग का फॉर्मेट, एंडिंग का फॉर्मेट देखने में चले जाएंगे, और जो बीच का फॉर्मेट है जिसपे वो 3 सेकंड लगाएगा उसमें उसका सीधा अटेंशन उन पॉइंट पे जाना चाहिए जो आपने अंडरलाइन कर रखी है। क्लियर? अंडरलाइन वाली चीजों के अंदर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अंडरलाइन किया है उसी में अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक मिल गई तो नेगेटिव इंप्रेशन चला जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको राइटिंग सेक्शन पे ध्यान देना है। देखा आपने, हमें राइटिंग सेक्शन के अंदर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और फिर भी हमने एक ठीक ठाक नंबर स्कोर कर लिए, क्योंकि राइटिंग सेक्शन आपका बहुत ज्यादा नंबर का आता है। क्लियर? इसके बाद आता है आपका रीडिंग सेक्शन। लिटरेचर मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, रीडिंग सेक्शन के अंदर होता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे बच्चे ना पहले पेपर मिलते ही डायरेक्ट पैराग्राफ पढ़ने में लग जाते हैं। नहीं, डायरेक्ट पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको उस पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पढ़ने हैं। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ पढ़ोगे, और जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे उसके बाद जब पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस तो ऑलरेडी होंगे। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो पढ़ा था मैंने उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इस वाली लाइन के अंदर है। सिंपल। अब देखो, आपको पता है पेपर के अंदर आप अंडरलाइन वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर चीटिंग वाला केस बन सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ना डॉट लगानी है। डॉट लगाने से आपके ना तो जो इन्विजिलेटर होता है जो आपकी चेकिंग करता है उसको भी पता नहीं चलेगा, तो एक बार डॉट लगा लेना। ठीक है, डॉट का ऊपर सा छोटा सा ना ऐसे क्रॉस लगा लेना या छोटा सा मार्क लगा लेना ताकि आपको आंसर ढूंढने में आसानी हो जाए। क्लियर? आई चीज समझ? और दूसरा, जब आप आंसर लिखोगे डायरेक्ट भाई चेप मत देना पैराग्राफ से उठा के। डायरेक्ट पैराग्राफ से चेपोगे, एग्जामिनर के ऊपर आपका बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। एग्जामिनर सोचेगा कि यार ये बच्चा तो अपनी कुछ क्रिएटिविटी यूज ही नहीं कर रहा। जब आप अपनी क्रिएटिविटी उसको दिखाओगे, आप आंसर को खुद अपनी भाषा में रीफ्रेज करोगे, भले ही कितना ही सिंपल तरीके से लिखो, लेकिन जो पैराग्राफ में एग्जैक्ट वो मत चेपना, वरना उसको ये भी लग सकता है कि यार उसने तो, इस बच्चे ने तो चीटिंग की होगी, है ना, बहुत नेगेटिव जाता है। और क्वेश्चन जब आप खुद रीफ्रेज करते हो तो काफी अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। रीडिंग पैसेज के अंदर आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन वोकैबुलरी से रिलेटेड भी होते हैं, जैसे सिनोनिम पूछ लिया, एंटोनिम पूछ लिया। मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूं। जो आपका पैराग्राफ होता है ना उसके अंदर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपने आज से पहले कभी सुने ही नहीं होंगे। मोस्टली वर्ड्स वही होते हैं, चाहे आपसे सिनोनिम पूछा है ना तो मोस्टली वही वर्ड मिलेगा जो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा, जो बहुत ही एक अलग से आपको दिख जाएगा कि यार ये पैराग्राफ में एक वर्ड है ना अजीब सा है। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा ना, तो अगर आपको सिनोनिम और एंटोनिम मिल ही नहीं रहे, तो सिंपल जो वर्ड आपको पैराग्राफ में बहुत अजीब दिख रहा है ना, सिंपल वही 95% चांसेस यही है कि वही वर्ड उसका आंसर मिलेगा। क्लियर? समझ में आई? तो इस तरीके से आपको रीडिंग पैसेज करना है। रीडिंग पैसेज डेली आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। डेली 2-2 अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करना, मैं गारंटी देता हूं मोर देन एनफ है। अगर आप 4 अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस पेपर से पहले करके चले जाते हो, भाई नैया पार लग जाएगी तुम्हारी। क्लियर? आई चीज समझ? ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ठीक है, अनसीन पैसेज में ज्यादा मेहनत मत करना, क्योंकि वो अनसीन होता है, वो ऐसा पैसेज होता है जो आपने आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत किस चीज में करनी है, आपको क्वेश्चंस को रीफ्रेज करने में सीखना है बस। जब आप खुद अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करोगे ना पेपर से पहले, तो सबसे ज्यादा जो फोकस आपको करना है वो क्वेश्चंस को रीफ्रेज करने में फोकस करना है। दैट्स इट। क्लियर? आई चीज समझ? अब आता है आपका फुल एंड फाइनल लिटरेचर। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत इसी में आती है, और इनफैक्ट सबसे इजी पार्ट भी यही होता है।
अभी बहुत कम टाइम है, इतना फालतू का टाइम तुम्हारे पास नहीं है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो भाई, तुम्हारा भगवान कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बता रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अभी एनसीईआरटी मत पढ़ो, अभी क्या करना है, समरी, जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, समरी होती है ना, वो पढ़ो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण है, अब मैं रामायण तुम्हें समझाने बैठ जाऊं, रामायण इतनी बड़ी है कि मैं 10 घंटे भी लगाऊंगा ना तो भी पूरी कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे को सिर्फ 5 मिनट मिले ना तो भी मैं आपको बहुत अच्छे से रामायण समझा सकता हूं कि भाई स्टार्टिंग में राम जी थे, लास्ट में मतलब पूरी स्टोरी मैं आपको बता सकता हूं, राइट। तो देखो रामायण जो है वो 10 घंटे में भी समझाई जा सकती है, और जो रामायण है वो 5 मिनट में भी बहुत अच्छे से समझाई जा सकती है। इट डिपेंड्स कि आप किससे समझ रहे हो। क्लियर। तो अभी आपको पूरा चैप्टर समझना नहीं है कि भाई फलाने का दादे के दादे का क्या था, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ समरी पे फोकस करो। YouTube पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, या तो जैसे बुक्स भी होती हैं, ऑल इन वन जैसी बुक होती है, उसके अंदर ऑलरेडी समरी दी होती है, ठीक है। समरी वगैरह बुक वाली समरी पढ़ सकते हो, या फिर YouTube पे ना 15-15 मिनट की वीडियोस मिलेंगी, 15 मिनट की वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर आपको पढ़ा देंगे। अगर आपको मान लो 10 चैप्टर नहीं आते, 2.5 घंटे के अंदर आपके 10 के 10 चैप्टर के जो समरी है ना समझ आ जाएगी आपको। तो 15-15 मिनट में आपको एक एक चैप्टर समझा दिया जाएगा। समझ में आई बात। समरी समझने के बाद आपको क्या करना है, समरी समझने के बाद आपको एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से पता चलेंगे कि भाई कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना के दे रखी है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया, मैंने बकायदा पूरी एनसीईआरटी के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मार्क करवा रखे हैं। उस वीडियो को प्लीज देखिए, उसके अंदर मैंने आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन आपको करने की जरूरत है, कौन सा आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने लग जाओ, नहीं है भाई इतना टाइम। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करो, और अगर मान लो कोई क्वेश्चन उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अलग आ जाता है तो समरी तो ऑलरेडी आपको आती ही है, समरी के थ्रू आप अपने दिमाग से बना के क्वेश्चन लिख सकते हो। और एक और चीज का जरूर ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन लिखो ना, जब आप क्वेश्चन लिखो, कोशिश ये करना कि आप थोड़े से फैंसी वर्ड यूज करो। फैंसी वर्ड का मतलब जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे फियरलेस, फेरोसियस, कॉन्फिडेंट, प्राउड, ये थोड़े हैवी वर्ड होते हैं। और मतलब देखो ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर है ना यार, मतलब इतना स्मार्ट नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा कहीं ना कहीं तुम ही स्मार्ट मिलोगे, ठीक है। तो अगर तुम फैंसी वर्ड यूज करते हो तो डेफिनेटली, मानो या ना मानो, एग्जामिनर के ऊपर आपका पॉजिटिव इंप्रेशन तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हैवी वर्ड्स जरूर यूज करना। और देखो क्वेश्चंस की ना लिमिट याद रखना, अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ आपको 6 लाइन भरनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ 10 लाइन भरनी है। इट डिपेंड्स। अब क्वेश्चन में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा पेपर करते टाइम कि आप हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट काउंट करोगे, तो आपको ना आइडिया लगाना है लाइन वाइज कि आप एक क्वेश्चन में कितनी लाइनें भर रहे हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 4 लाइनें भरनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 6 लाइनें भरनी है। जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे डबल लाइनें भरनी है, क्योंकि पेपर में इतना फालतू का टाइम नहीं है कि तुम वर्ड काउंट करने बैठोगे कि भाई इस क्वेश्चन में मैंने इतने वर्ड लिख दिए। तो जितना ज्यादा हो सके अट्रैक्टिव वर्ड, यानी कि जो फैंसी वर्ड है ना, जो दिखने में सुंदर लगते हैं, उनको यूज करना, ताकि आपके एग्जामिनर के ऊपर आपका एक बेटर इंप्रेशन पड़े। इसके बाद कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार, जितने भी चैप्टर हैं उनकी आपको समरी देखनी है, ठीक है। जितने भी आपकी पोएम है, जितनी भी ये पोएम वगैरह होती हैं, इनकी आपको थीम समझनी है, ठीक है। क्योंकि पोएम के अंदर है ना आपके ज्यादातर रेफरेंस टू टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो पोएम की है ना आप एक बार थीम समझने की कोशिश करना कि जो पोएट है वो आखिर में पोएम में बोल क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। वो लोग कहते हैं ना कवि कहना क्या चाहता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पोएम के अंदर आप थीम समझना, चैप्टर के अंदर आप स्टोरी समझना। इसके बाद आता है आपका जस्टिफाई द टाइटल। जस्टिफाई टाइटल का मतलब क्या होता है, बहुत सारी पोएम में है ना आपकी टाइटल को जस्टिफाई करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पोएम के अंदर अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट जस्टिफाई वाला क्वेश्चन है तो प्लीज उसको अच्छे से कर लेना। बहुत ज्यादा चांसेस है कि पोएम के अंदर आपके जस्टिफाई वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिसमें आपसे बोला जाएगा जो पोएट है उस पोएट ने इस पोएम का पर्टिकुलरली यही नाम क्यों रखा, ये जो नाम है ये इस पोएम से कैसे रिलेटेड है। उस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वो अच्छे से करने हैं आपको। क्लियर। इसके बाद कैरेक्टर स्केच, जैसे आपका एक प्ले है, ठीक है, प्ले के अंदर कैरेक्टर स्केच आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो कैरेक्टर स्केच भी कर लेना। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है ना वो भी कर लेना। बस इतना करने से आपकी लिटरेचर जो है ना वो भी हो जाएगी। अब ये सारा तो मैंने आपके सेक्शन वाइज आपको बता दिया कि भाई किस सेक्शन में क्या करना है। ये जब सब कुछ हो जाए, ये ताम झाम जब सारा हो जाए,
उसके बाद आपको इंग्लिश के 3 सैंपल पेपर करने हैं, सिंपल। ना 3 से कम करने हैं, ना 3 से ज्यादा करने, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप ज्यादा सैंपल पेपर पे टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश के 3 सैंपल पेपर करने, दैट्स इट। देखो यार, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। अगर आप चाहो ना, इन 2 दिन का भी बेटर यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2 दिन में टॉप मार जाओगे, 100 आउट ऑफ 100 ले लोगे, ठीक है, क्योंकि मेरे अगर 100 आउट ऑफ 100 आए हुए हैं ना, तो मैंने पूरे साल मेहनत की थी, तब आए हैं मेरे, ठीक है। मैं कोई 2 दिन में नहीं बना, लेकिन बीइंग अ टॉपर, बीइंग अ सीनियर, मेरे को इतना पता है कि भाई अगर आप ये जो चीजें मैंने बताई है इतना भी कर लेते हो तो आप 80+ तो स्कोर कर लोगे। और मैं बीइंग अ टॉपर बता रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है भाई क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं, क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं, क्या क्या हैक होते हैं जो एग्जामिनर को बेवकूफ बना सकते हैं। एग्जामिनर है ना आपकी राइटिंग से, और आप कितने फैंसी वर्ड यूज कर रहे हो उससे, और आप क्वेश्चंस को कितना अच्छे तरीके से रिफ्रेश कर रहे हो इससे, इन 3 चीजों से इंप्रेस होता है। इसके अलावा आप कितनी भी तामझाम कर लेना, इसके अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हो। सिर्फ आपके ये 3 तरीके हैं। क्या क्या है वो 3 तरीके? राइटिंग, फैंसी वर्ड एंड आंसर्स को रिफ्रेज। रिफ्रेज का मतलब कि आंसर्स को रटा रटाया नहीं लिखना है, अपनी भाषा में भी समझाने की कोशिश करनी, इसको बोलते हैं रिफ्रेज करना, ठीक है। इन 3 चीजों पे ध्यान देना है, और ये 3 चीजें ध्यान दोगे, मैं गारंटी देता हूं इंग्लिश है ना एक ऐसा लैंग्वेज सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर करना बाकी सभी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन दिक्कत क्या है, तुम है ना डरे बैठे हो। बिल्कुल भी डरना नहीं है, और कसम खा लो भाई कि जो जो चीजें मैंने बताई है ये आपको फॉलो करनी है, ठीक है। मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुमने कसम खाई है कि नहीं खाई है? लाइक दबा के मेरे को पता चल जाएगा कि भाई इतने 5000 बच्चों ने अगर लाइक बटन दबाया है, मतलब 5000 बच्चे मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरी बात मानी है। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, पेपर में आग लगा के आनी है, फोड़ के आ जाना है। मैं देखो, आंसर आए या ना आए लिख के जरूर आना है। आंसर छोड़ दिया ना भाई, मतलब मैं थप्पड़ मारूंगा भाई पहले तो तुम्हारे, सच बता रहा हूं। आंसर नहीं छोड़ के आना है, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने दादा की कहानी लिखाओ, आंसर छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अगर आंसर छोड़ के आते हो इसका मतलब आप सरेंडर कर रहे हो, मतलब गलत लिख के आओ, ठीक है, वो चल जाएगा। छोड़ के आना वो नहीं चलेगा, क्योंकि गलत लिख के आओगे तो भी एक 0.01% भी उम्मीद है कि भाई उसमें चाहे आधा नंबर मिल जाए, वो भी प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर छोड़ के ही आगे मतलब आपकी पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है। मैथ में प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा है ना, अगर लिख के ही नहीं आओगे तो प्रोबेबिलिटी 0 है। समझ में आई? तो कुछ भी हो जाए पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। ये बहुत बड़ी गलती देखता हूं मैं बच्चों की, पेपर ही छोड़ के आ जाते हैं। हार नहीं माननी है, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे पेपर के टाइम उनका हाथ कांप जाएगा, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। फोड़ के आना, आग लगा के आ जाए, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। होप करता हूं आप मेरी तरह अच्छे नंबर स्कोर करोगे। विश तो मैं ये करता हूं कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करो, ठीक है। मैं कोशिश भी ये करूंगा, भगवान से प्रे भी करूंगा कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए, ताकि आप भी प्राउड फील करो अपनी मेहनत के ऊपर, और आपके पेरेंट्स भी आप पे प्राउड फील करें, ठीक है। आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, ठीक है। चलो तो गाइज प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी टाइप की वीडियोस के लिए, इसी टाइप की मोटिवेशन टाइप की वीडियोस के लिए, इसी टाइप की स्ट्रेटजी टाइप की वीडियोस के लिए, ठीक है। मैं इस चैनल पे इसी टाइप का बहुत ही बड़े बड़े कंटेंट अपलोड करता रहता हूं, तो प्लीज यार मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है। चलो तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।